अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लू बुक के डिजिटल साइड के प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 5 उसका मैथ्स वाला मॉड्यूल नंबर 1। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या कह रहा है? अ वेटरनेरियन रिकमेंड्स दैट ईच डे। वेटरनेरियन क्या होता है? वो एनिमल्स का डॉक्टर होता है। Recommends that each day a certain rabbit should eat 25 calories per pound of rabbit's weight। तो मतलब 25 कैलोरीज उसको खानी चाहिए पर पाउंड उसका वेट के। फॉर एग्जांपल अगर उसका वेट 1 पाउंड है तो उसको 25 कैलोरीज खानी चाहिए। 2 पाउंड है तो 50 कैलोरीज खानी चाहिए, प्लस एन एडिशनल 11 कैलोरीज, यानी 11 कैलोरीज और खानी चाहिए। विच इक्वेशन रिप्रेजेंट्स दिस सिचुएशन वेयर सी इज द टोटल नंबर ऑफ कैलोरीज द वेटरेनियन रिकमेंड्स द रैबिट शुड ईट ईच डे इफ द रैबिट्स वेट इज एक्स पाउंड। ठीक है, रैबिट का वेट है एक्स पाउंड और रैबिट को ईट करनी चाहिए 25 कैलोरीज पर पाउंड, यानी 25 एक्स। 25 कैलोरीज पर पाउंड। वेट क्या है? एक्स, यानी जितना भी वेट होगा उसकी 25 टाइम्स कैलोरीज खानी चाहिए, प्लस एन एडिशनल 11 कैलोरीज, यानी वेट से इरेलीवेंट 11 कैलोरीज और खानी चाहिए। तो इसका आंसर होना चाहिए 25x+11। कौन सा पार्ट है हमारे पास? 25x+11 है हमारे पास पार्ट डी। तो इसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है हमारे पास पार्ट डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अ स्पेशल कैमरा इज यूज्ड फॉर अंडर वाटर रिसर्च, ओशन रिसर्च। द कैमरा इज एट अ डेप्थ ऑफ 39 फैंटम्स पे कैमरा की डेप्थ है। व्हाट इज कैमरा डेप्थ इन फीट्स? फीट में हमने इसकी डेप्थ निकाले हैं। क्या है? 1 फैथम इज इक्वल टू 6 फीट। तो कितने फैथम्स है? 39 फैथम्स है। और 1 फैथम में कितने फीट्स हैं? 6 फीट्स हैं। तो 39 फैथम्स में कितने फीट्स होंगे? 39 इंटू 6 कैलकुलेटर पे करके देख लेते हैं। 39 इंटू 6 इज इक्वल टू, आंसर हमारे पास आ रहा है 234। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास आंसर जो बनता है वो बनता है पार्ट ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, हमें लाइंस दी हुई हैं। इन द फिगर लाइन एम एंड एन आर पैरेलल लाइंस एंड लाइन के इंटरसेक्ट्स बोथ ऑफ लाइंस। लाइन के इंटरसेक्ट कर रही है बोथ ऑफ लाइंस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? ठीक है, ये एंगल है हमारे पास 145 और ये जो एक्स है ये इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो ये हमारी जो प्रॉपर्टी होती है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा सेम होते हैं। यानी ये 145 है तो एक्स भी 145 डिग्री है। तो वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन 145, नहीं, गलत है। ग्रेटर देन 145, नहीं। वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 145, ये बिल्कुल सही है। और द वैल्यू ऑफ एक्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड, गलत बात है। तो इसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है पार्ट सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द फंक्शन हमें एफ एक्स दिया हुआ है इज इक्वल टू 14 + 4x। द फंक्शन एफ एक्स रिप्रेजेंट द टोटल कॉस्ट इन डॉलर्स ऑफ अटेंडिंग एन आर्केड वेयर एक्स गेम्स आर प्लेड। हाउ मेनी गेम्स कैन बी प्लेड फॉर अ टोटल कॉस्ट ऑफ 58। जो फंक्शन एफ है वो हमें बताता है, टोटल कॉस्ट बताता है डॉलर्स में एक आर्केड को अटेंड करने की, और जो गेम्स प्लेड हैं वो हमारे पास एक्स हैं। तो पूछ रहा है कि कितनी गेम्स हम कर सकते हैं अगर हमारे पास टोटल कॉस्ट 58 है। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास क्या है? एफ एक्स, यानी 58। तो एफ एक्स की जगह हमने क्या लिख दिया? 58। और हमारा 14 का 14 इक्वेशन में वैसे ही आ गया, और हमारे पास 4x वैसे ही आ गया। हमने क्या निकालना है? हाउ मेनी गेम्स प्लेड। गेम्स प्लेड क्या है? x, यानी हमने निकालनी है x की वैल्यू। तो 58 इज इक्वल टू 14 + 4x। 14 उधर जाके माइनस हो जाएगा। 58 - 14 इज इक्वल टू 44। तो 44 हमारा इक्वल टू 4x के आ गया। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी इस क्वेश्चन में वो है 11, यानी कितनी गेम खेल सकता है? 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 11। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इफ 4x - 28 इज इक्वल टू -24, वट इज द वैल्यू ऑफ x - 7? x - 7 की वैल्यू निकालनी है तो हम पहले करते हैं, इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 4x - 28 इज इक्वल टू -24। तो 4x हमारा वैसे का वैसा आ गया, और -24 इधर हमारा राइट साइड पे वैसे का वैसा आ गया, और -28 लेफ्ट साइड से इधर आया, तो ये हो गया हमारे पास +28। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4x इज इक्वल टू 4।
तो हमारे पास x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। तो अब हमने निकालनी है वैल्यू, निकालनी है हमने x माइनस सेवन की, यानी x की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे 1 और माइनस सेवन वैसे का वैसा आ जाएगा। तो 1 माइनस सेवन इज इक्वल टू माइनस सिक्स। माइनस सिक्स कौन से पार्ट में आ रहा है? पार्ट सी में आ रहा है। तो 5 का आंसर है माइनस सिक्स, यानी हमारे पास आंसर आ गया पार्ट सी। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 6। द अमाउंट ऑफ हैनास बिल फॉर आ फूड ऑर्डर वाज $50, उसका बिल था। शी गेव 20% अ टिप ऑफ 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ अ बिल। व्हाट इज द अमाउंट इन डॉलर्स ऑफ द टिप हैना गेव? यानी टोटल उसका बिल था $50, उसने 20% अपने अमाउंट ऑफ बिल की दे दी टिप। तो परसेंटेज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 20% को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 20/100। 1% का क्या मतलब होता है? 1/100। 10% का मतलब 10/100। 90% का 90/100। तो 20% का क्या होगा? 20/100। तो ये हम साफ साफ हमें कटिंग नज़र आ रही है। तो ये रहेगा 5 × 2/1। तो 2/1 यानी 2। तो 5 × 2 इज इक्वल टू $10। तो उसने कितनी टिप दी? $10 की उसने टिप दी। तो इसका आंसर हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या आ रहा है? 10। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 5 एरिड मोचाइल्स imbricata, a type of sea turtle, each have a nest. ठीक है। The table shows an original data set of the number of eggs that each turtle laid in their nest. तो ये उसके नेस्ट हैं A B C और D, और नंबर ऑफ एग्स जो हर टर्टल ने अपने नेस्ट में दिए हैं वो ये दिए हुए हैं। तो 6 नेस्ट हमने ऐड किया 121 एग्स का to create a new data set. Which of the following correctly compares the means of the two data sets? अच्छा जी, मीन्स निकालने, मीन क्या होता है? सम ऑफ वैल्यूज ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज। तो अगर हम पहले ए बी सी और डी और ई का मीन निकालें, जो कि हमारा पहला सेट था, तो वो हमारे पास आएगा ए बी सी डी और ई की जो वैल्यूज हैं उनको सम कर दें, जो कि अभी मैं कर रहा हूँ। ए बी सी डी और ई का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? ए बी सी डी और ई, यानी हमारे पास कितनी टर्म्स आ रही हैं? 5। तो इसका हम कैलकुलेटर में अगर मीन निकालेंगे तो उसका आंसर होगा 149 प्लस 144 प्लस 148 प्लस 136 प्लस 139 ओवर नंबर ऑफ टर्म्स यानी 5। तो इसका आंसर आ रहा है 143.2। अब उसने हमारे पास 6 नेक्स्ट ऐड करवा दिए यानी 121। तो इसमें क्या करेंगे? 6 हमारे पास आ गया। फॉर एग्जांपल 6 हम ले लेते हैं, एफ ले लेते हैं, और उसका हम नंबर ऑफ एग्स कर लेते हैं 121। तो वो हमारा सेम टू सेम ऐसे होगा कि 149 प्लस 144 प्लस 148 प्लस 136 प्लस 139 और प्लस हमारा जो सिक्स्थ है वो हो जाएगा 121 प्लस 121 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? ए बी सी डी ई एफ यानी 6 टर्म डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो हमारा इस बार मीन आएगा 139.5। तो हमारी दूसरी डाटा सेट का मीन जो है वो हमारे पास आ गया 139.5, यानी दूसरी डाटा सेट का मीन हमारे पास कम है। द मीन ऑफ ओरिजिनल डाटा सेट यानी फर्स्ट डाटा सेट जो कि था 143.2 इज ग्रेटर देन द मीन ऑफ न्यू डाटा सेट। ये बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि ओरिजिनल का मीन था 143.2 और न्यू का 139.5। तो हमारा ऑप्शन ए 100% करेक्ट है। मीन ऑफ ओरिजिनल डाटा सेट इज लेस देन द मीन ऑफ न्यू डाटा सेट, नहीं, ओरिजिनल का ज्यादा है तो गलत है। बोथ मीन्स आर इक्वल, गलत है। नॉट इन इंफॉर्मेशन, गलत है क्योंकि हमारे पास सम ऑफ वैल्यूज हमने निकाल ली सारों को सम करके और नंबर ऑफ वैल्यूज भी हमारे पास है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो है हमारे पास पार्ट ए। अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन कौन सा रीजन आ रहा है? ये रीजन शेडेड आ रहा है इसमें। द शेडेड रीजन शॉन रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन टू विच इनइक्वालिटी। अब पूछा कौन सी इनइक्वालिटी शेडेड रीजन को शो कराती है। इस तरह का जो क्वेश्चन है इनइक्वालिटीज वाला वो हम डेस्मोस से यूज करते हैं। डेस्मोस आपको ब्लू बुक में जब आप करेंगे अपना सेट का टेस्ट देंगे तो आपको डेस्मोस अवेलेबल होगा। ब्लू बुक में टेस्ट करते हुए डेस्मोस अवेलेबल होता है। तो इधर हम गूगल पर डेस्मोस निकाल लेते हैं और ये सारी हमारी इनइक्वालिटीज को एक एक करके देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा ये वाला आ रहा होगा शेडेड रीजन सेम आ रहा होगा तो वो हमारा आंसर होगा। पहली इनइक्वालिटी क्या है? y स्मॉलर देन -1 + 3x। y स्मॉलर देन -1 + 3x।
हमारे पास ये आंसर, ये हमारा जो शेड रीजन आ रहा है वो ये आ रहा है इस इनइक्वालिटी का। लेकिन हमारा इधर ये देखें, यूं लाइन आ रही है, जो हमारा नेगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट है, ये लाइन हमारी आ रही है इस तरह आ रही है, ठीक है। लेकिन जो हमारा ये गूगल है, इसमें जो हमारी जो डेस्मोस में पहली इक्वेशन की लाइन आ रही है वो आ रही है यूं। तो पहला पार्ट तो हमारा गलत हो गया। दूसरा है स्मॉलर देन -1 -3x, तो जी -1 और हम कर लेते हैं -3x, ठीक है। इसकी लाइन तो स्ट्रेट आ रही है, लेकिन अभी हम देखते हैं कि ये लाइन किन इंटरसेप्ट से गुजर रही है। -1, 2 से गुजर रही है और 0, -1 से गुजर रही है, ठीक है। तो ये जो हमारी इधर लाइन है, ये इधर से गुजर रही है -1, 2 से गुजर रही थी हमारी डेस्कोस में, ये दूसरी की लाइन है। और दूसरी कहाँ से गुजर रही थी, 0, -1 और -1, 2। और दूसरी कहाँ से गुजर रही थी, 0, -1। तो इधर हम देखें तो ये हमारे पास जो लाइन है वो हमारी हमारी जो इधर लाइन है वो भी यूं आ रही है, और जो हमारी गूगल पे लाइन, कैलकुलेटर पे लाइन है वो भी हमारी इस तरह आ रही है। और जो हमारी लाइन है वो पास भी सेम पॉइंट से कर रही है, देखो 0, -1 से गुजर रही है और -1, 2 से भी गुजर रही है। लेकिन जो हमारा शेडेड रीजन है वो इससे ऊपर वाला रीजन है, यानी ये वाला। लेकिन अगर हम इधर देखें तो जो हमारा रीजन आ रहा है ये इधर से पीछे वाला रीजन आ रहा है, जबकि हमारा जो क्वेश्चन में आंसर है वो हमारा ये वाला रीजन है। तो ये जो हमारा दूसरा पार्ट है ये भी गलत हो गया। अच्छा जी, ग्रेटर देन -1 + 3x, ये कर लेते हैं -1 + 3x और ग्रेटर देन -1 + 3x, ठीक है। अब ये लाइन फिर गलत आ रही है, ये लाइन हमारी इस तरह आ रही है, जबकि हमें क्वेश्चन में लाइन जो दी हुई है वो हमें यूं दी हुई है, ठीक है। ये लाइन भी हमारी इस तरह आ रही है और ये शेडेड रीजन आ रहा है, तो ये भी गलत है। अच्छा जी, लास्ट पार्ट करके देख लेते हैं, ग्रेटर देन -1 और -3x, ग्रेटर देन -1 और -3x, ठीक है। अब ये हमारा 0, -1 से पास कर रही है, और ये इधर से हमारा 0, -0.33 पे क्रॉस कर रही है। और सेम टू सेम जैसे पार्ट बी था, तो ये भी हमारी -1, 2 से पास कर रही है। लेकिन जो हमारा रीजन आ रहा है वो राइट साइड की तरफ आ रहा है, शेड रीजन नजर आ रहा है ना रेड कलर का, तो हमारा रीजन ये आ रहा है। क्वेश्चन में भी हमारा रीजन यही था, और पास भी किधर से कर रही थी, 0, -1 और -1, 2। तो इसका आंसर, 8th का आंसर हमारे पास आ गया ऑप्शन डी। तो ये हमारा क्वेश्चन डेस्मोस पे करने वाला था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया, आपको मैक्सिमम 1 या 2 मिनट्स लगने चाहिए। फिर जी, विच एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 8x³ + 8 - x³ - 2, ठीक है। 8x³ +8 हमारा वैसे का वैसा आ गया। अब अंदर था x³ और बाहर था माइनस, तो मल्टीप्लाई हो गया तो -x³ और माइनस बाहर और अंदर -2, तो माइनस और -2 मल्टीप्लाई हो गया तो +2। तो 8x³ + x³ बन गया, सॉरी 8x³ - x³ बन गया 7x³ और 8 + 2 7x³ + 10, 7x³ + 10 कौन सा हमारा पार्ट आ रहा है, पार्ट बी। तो 9 का आंसर है हमारे पास पार्ट बी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है, एंड द एक्स वाई प्लेन लाइन टी पासिस थ्रू द पॉइंट्स। ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, विच इक्वेशन डिफाइंस लाइन टी। कौन सी इक्वेशन लाइन टी को डिफाइन कर रही है, वो इक्वेशन होगी कि हम उसमें दोनों पॉइंट्स डाल के देखेंगे, 0, और 1, -7, और लाइन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी। अच्छा जी, पार्ट ए से शुरू करके देख लेते हैं कि हमारा y आना, पहला पॉइंट डाल लेते हैं y की जगह 9, और x की जगह डाल लेते हैं हम 0 और +9 वैसे का वैसा। तो 1/8 × 0 0, तो 9 = 9। तो ये पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी इक्वेशन डाल के देख लेते हैं, दूसरा पॉइंट डाल के देख लेते हैं, 17 y की जगह और 1/8, और x की जगह डालेंगे हम 1 और प्लस करेंगे 9, तो ये बन जाएगा 17 = 1/8 + 9। तो इसको अगर आप करके भी देखेंगे, एलसीएम लेंगे दोनों साइड पे, तो
इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 8 है, एलसीएम आ जाएगा 8, और 8 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 72, तो ये बन जाएगा 73/8। 73/8 और 17 आपस में नॉट इक्वल टू है, तो ये दूसरे पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो पहली इक्वेशन हमारी गलत है। फिर करेंगे x प्लस 1/8 इज इक्वल टू वाई। इसमें y की जगह पुट करेंगे पहला पॉइंट तो 9, x की जगह पुट करेंगे 0, और प्लस हमारा आ जाएगा 1/8 वैसे का वैसा, तो 0 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 1/8, और 9 1/8 के इक्वल टू तो नहीं है, तो ये हमारा पहला पॉइंट ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ये भी हमारा गलत है। अब पार्ट सी चेक करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 8, तो y की जगह y की वैल्यू डालते हैं 9 इज इक्वल टू x की जगह डालेंगे 0 और डालेंगे प्लस और 8, तो 0 प्लस 8 इज इक्वल टू 8, 0 प्लस 8 इक्वल टू 8, और 9 नॉट इक्वल टू 8, तो ये भी हमारा पार्ट गलत है। फिर इसके बाद डालेंगे हम पार्ट डी। इसमें पहला हम पुट करेंगे y की जगह डालेंगे y, और x की जगह डालेंगे x की वैल्यू जो कि है हमारे पास 0, और फिर हम करेंगे प्लस 9, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा 0, और 9 हमारा इक्वल टू आ जाएगा 9, तो ये पहला पॉइंट हमारा इसमें वेरीफाई हो गया। फिर अब इसमें दूसरा पॉइंट डालेंगे कि y की जगह डाल देंगे 17, और हम x की जगह डाल देंगे 1 और प्लस हमारा आ जाएगा 9, तो 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8, और 8 प्लस 9 इज इक्वल टू 17, 17 इज इक्वल टू 17, तो इस पार्ट ने हमारा दोनों इक्वेशंस को वेरीफाई किया, तो हमारा जो आंसर है वो है हमारे पास पार्ट डी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बन गया पार्ट डी। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन, सॉल्यूशन पूछ रहा है, तो d माइनस 30 मल्टीप्लाई बाई डी प्लस 30 माइनस 7 इक्वल टू -7, तो हम d माइनस 30 ऐसे ही ब्रैकेट में लिख देंगे, और d प्लस 30 भी ऐसे ही ब्रैकेट में लिख देंगे, और हमारे पास इधर था -7, और ये था -7, ये भी था -7, तो -7 इधर का इधर -7 ही आ गया, ये -7 इधर क्या तो आ गया +7, -7 + 7 इज इक्वल टू 0। और ये हमारे पास वैसे का वैसे आ गया, ये डबल डैश का मतलब होता है कि सेम टू सेम ऊपर जैसा, तो d माइनस 30 भी इक्वल टू 0 हो जाएगा, और हमारे पास d प्लस 30 भी हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो d की वैल्यू एक हमारे पास आ जाएगी 30, और d की वैल्यू हमारे पास दूसरी आ जाएगी -30, तो इसका आंसर ये है कि d इज इक्वल टू 30 और d इज इक्वल टू -30। क्वेश्चन नंबर आंसर का क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है 30, -30। अब जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अ स्टोर सेल्स 2 डिफरेंट साइज ऑफ ब्लूबेरीज, ठीक है, द स्टोर सेल्स ऑफ दीज ब्लूबेरीज टोटल्ड $896.86 लास्ट मंथ, ये टोटल सेल्स हैं। इक्वेशन 4.51x प्लस 6.07y is equal to 896.86 represents this situation. X is the number of small containers, X है small containers के number, और Y है number of large containers sold. According to the equation, what is the price in dollars of the small containers sold? ठीक है, ये जो X है ये है number of small containers sold, ठीक है, और ये इसके पीछे आ रहा है 4.51, ये है प्राइस ऑफ वन स्मॉल कंटेनर सोल्ड, क्योंकि आगे जो हमारे पास 896.86 आ रही है वो है टोटल सेल्स है ब्लूबेरीज की, स्मॉल प्लस लार्ज कंटेनर्स की टोटल सेल्स जो वैल्यू है वो है 896.86, और x है नंबर ऑफ स्मॉल कंटेनर्स, तो स्मॉल कंटेनर्स की प्राइस हुई 4.51, और y हमारे पास लार्ज कंटेनर के नंबर हैं, और लार्ज कंटेनर की एक की प्राइस हुई 6.07। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन व्हाट इज द प्राइस ऑफ द स्मॉलर कंटेनर, स्मॉलर कंटेनर्स के नंबर कितने हैं x, तो एक की प्राइस कितनी होगी 4.51, ठीक है। ये हम किस तरह पता चलेगा कि ये इसकी प्राइस है, क्योंकि जो आगे इक्वल टू दिया हुआ है वो टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स की प्राइस है डॉलर्स में, तो ये अगर हम नंबर ऑफ कंटेनर्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ ईच कंटेनर कर देंगे तो हमारे पास टोटल सेल्स आ जाएंगी, तो इसलिए अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन व्हाट इज द प्राइस ऑफ ईच स्मॉलर कंटेनर, तो प्राइस स्मॉलर कंटेनर की है 4.51 भी लिख सकते हैं आप इसको, या अगर आप चाहें
तो आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में 451/100 भी लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 13, एफ टी इज इक्वल टू 500 ब्रैकेट 0.5 टी over 15. The function f models the intensity of an X-ray beam in number of particles in X-ray beam t millimeters below the surface of the sample of iron. According to the model, what is the estimated number of particles in X-ray beam when it is at the surface of iron? सैंपल ऑफ आयरन, सरफेस ऑफ सैंपल ऑफ आयरन का क्या मतलब है कि डेप्थ क्या है, जीरो, यानी सरफेस पे है। तो बिलो द सरफेस यानी इधर जो टी की वैल्यू है वो हमारे डेप्थ आ जाएगी जीरो। ठीक है, तो अब हमसे पूछा है द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी हमने निकालनी है एफ टी यानी फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि जो फंक्शन है वो हमें इंटेंसिटी दे रहा है यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रहा है। तो हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने जिधर टी की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो है। तो 500 हमारा वैसे का वैसे आ गया, ब्रैकेट में हमने अपना 0.5 लिख लिया और टी ओवर 15, टी की वैल्यू हमने पुट कर ली ज़ीरो और 15 हमारा वैसे का वैसे आ गया। तो 0/15 ज़ीरो ही हो जाएगा और 0.5 की पावर ज़ीरो, एनीथिंग पावर ज़ीरो इज इक्वल टू वन, ए पावर ज़ीरो वन, एक्स पावर जीरो इज इक्वल टू वन, वन पावर जीरो इज इक्वल टू वन, 100 पावर जीरो इज इक्वल टू वन, 0.5 पावर जीरो भी इक्वल टू वन हो जाएगी। तो हमारे पास ये आ जाएगा 500 ब्रैकेट 0.5 की पावर जीरो, 0.5 की पावर जीरो है वन, तो 500 मल्टीप्लाई बाय वन, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा इधर 500। ठीक है, तो हमारे पास कितने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एक्सरे बीम एट द सरफेस कितने हो जाएंगे, 500। तो 13 का आंसर हमारे पास आ गया ए। ठीक है, 13 का आंसर हमारे पास ए आ गया। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14, हमें एक ग्राफ बनाया हुआ है, द ग्राफ ऑफ रेशनल फंक्शन एफ इज शोन, ग्राफ शोन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी x की जीरो से आगे वैल्यूज हैं और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो यानी जीरो और उससे आगे। तो व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस 5, यानी जो y की वैल्यू है अब वो हर x की वैल्यू पे प्लस 5 आएगी, यानी जितनी आनी चाहिए थी उससे 5 ज़्यादा आएगी। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल कि ऐसा पॉइंट देख लेते हैं जिसमें y की वैल्यू इंटीजर में आ रही है, x की वैल्यू इंटीजर में, तो जीरो तक तो ग्राफ ने स्टैंड ही नहीं किया, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू हमारे पास आ रही है 9। एक पॉइंट हमारा एफ एक्स पे क्या है 1,9 और 2 के साथ ये इधर बीच में आ रही है तो तकरीबन 4.5 होगी, लेकिन इस पॉइंट को छोड़ देते हैं। तो ये 3 है, ये पॉइंट 3 है और ये हमारे पास आ रहा है 3। ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे भी 3 आ रहा है और वाई एक्सिस पे भी हमारा 3 आ रहा है, तो 3,3 हमारा पॉइंट है। तो अब इसको अगर हम फंक्शन को वाई इक्वल एफ एक्स प्लस 5 में देखेंगे तो वाई की वैल्यू प्लस 5 हो गई होगी उस x की वैल्यू पे, तो 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा 14 और x की वैल्यू तो 3 रहेगी लेकिन 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 18। तो जिधर हमारे ये पॉइंट आ रहे हैं 1,14 और 3,8 जिस ग्राफ पे, वो हमारा ग्राफ आंसर होगा। अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे सारे ग्राफ्स हैं। इधर हम वन पे वैल्यू देख लेते हैं, वन पे वैल्यू क्या आ रही है इसकी, वन पे वैल्यू आ रही है 5, लेकिन हमें चाहिए कौन, हमारे आंसर्स क्या है एफ एक्स प्लस 5 के 1,14 और 3,8। तो इधर तो आ रही है 1 पे 5 आ रही है और 3 पे इधर आ रही है -2, तो ये तो बिल्कुल गलत है पार्ट ए। इधर क्या आ रही है 1 पे आ रही है 2 और 3 पे आ रही है 0.5, ये भी गलत है। इधर क्या आ रही है 1 पे आ रही है तकरीबन, ये एक्सटेंड हुई हुई है तो 1 पे हमें अभी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये 12 से ऊपर वैल्यू है। और 3 पे देख लेते हैं, 3 पे आ रही है हमारे पास 5, ये बिल्कुल गलत है। 1 की इधर भी एक्सटेंड हुई है 12 से ऊपर है यानी 14 या कुछ भी होगा इससे ज़्यादा, तो वो हमें पता नहीं है। लेकिन 3 पे हमारी जो वैल्यू आ रही है इधर वो देखें 8 आ रही है, तो ये हमारा पार्ट जो डी है ना, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है हमारा पार्ट डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। द गिवन इक्वेशन रिलेट्स द पॉजिटिव नंबर्स पी एन एंड सी, विच इक्वेशन करेक्टली एक्सप्रेसेस सी इन टर्म्स ऑफ पी एन एन।
इक्वेशन दी हुई है p इज इक्वल टू n ब्रैकेट 19 माइनस c को सब्जेक्ट बनाना है। तो p ऐसे का ऐसा आ गया, n 19 माइनस c से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके p के साथ डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 19 माइनस सी। अच्छा जी, माइनस सी आ रहा है, अगर माइनस सी को हम लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो वो हो जाएगा प्लस सी, और प्लस पी ओवर एन को इधर ले आए तो वो हो जाएगा माइनस पी ओवर एन। तो सी हमारा आ रहा है 19 माइनस पी ओवर एन। तो देख लो कौन से पार्ट में आ रहा है, पार्ट ए 19 प्लस पी ओवर एन, नहीं 19 माइनस पी ओवर एन, नहीं ये एन सिर्फ पी के नीचे आ रहा है, 19 प्लस पी ओवर एन, नहीं 19 माइनस पी ओवर एन, हाँ ये आ रहा है, और एन सिर्फ हमारा पी के नीचे आ रहा है, 19 के नीचे नहीं आ रहा। तो 15 का आंसर है पार्ट डी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 16, द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ अ बॉक्स इज 29 इंचेस। ठीक है, ईच एज ऑफ अ बॉक्स की लेंथ है 29 इंचेस, और ईच साइड ऑफ द बॉक्स इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वेयर, यानी ईच साइड उसकी स्क्वेयर है, और लेंथ ऑफ ईच साइड क्या है 29, ये भी 29, ये भी 29। ये थोड़ा मैंने रफ बनाया है तो लाइन आपको लग रही होगी कि वर्टिकल की लेंथ ज़्यादा है, हॉरिजॉन्टल की कम, लेकिन ये सारी 29 है। अच्छा जी, बॉक्स डज नॉट हैव अ लीड। बॉक्स है, बॉक्स का मतलब है, और सारी उसकी बॉक्स का मतलब होता है क्यूबॉइड, लेकिन उसमें उसने कह दिया कि लेंथ ईच एज की सेम है, यानी हर लेंथ सेम है, हाइट विड्थ बेस सब सेम है, तो ये हमारे पास बन रहा है क्यूब। और कह रहा है कि क्यूब का लिड नहीं है, यानी ऊपर वाला सरफेस नहीं है। एक्सटीरियर सरफेस एरिया स्क्वायर इंचेस पूछ रहा है क्यूब का विदाउट अ लीड, विदाउट अ लिड। ठीक है, तो हम क्यूब बनाने की कोशिश कर लेते हैं, अगर बन जाता है तो ठीक है, वरना उसके बगैर भी मैं आपको समझा देता हूँ। अच्छा जी, ये हम ड्रॉ कर रहे हैं क्यूब। ठीक है, ये हमारा कंटेनर आ गया क्यूब। ठीक है, अच्छा जी, इसके कितने फेसेस हैं, ये आ गया 1, ये 2, ये 3, ये हमारे पास आ गया इसका फोर्थ पे फेस, ये हमारे पास आ गया इसका फिफ्थ पेज, एक अप, एक डाउन, एक राइट, एक लेफ्ट, ये एक और आ गया फ्रंट वाला, और ये हमारा बैक। टोटल 6 फेसेस हैं, लेकिन वो कह रहा है डज नॉट हैव अ लिड, यानी जो ऊपर वाला सरफेस है ये इसका ऊपर वाला सरफेस नहीं है, इसके कितने फेसेस हैं 5 फेसेस हैं। तो वो पूछ रहा है सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो पहले हम एक साइड का सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो स्क्वायर का सरफेस क्या होता है, सरफेस एरिया स्क्वायर का होता है एल स्क्वायर, लेंथ क्या है 29, तो 29 स्क्वायर आ जाएगा। तो 29 स्क्वायर हम अपने कैलकुलेटर में करके निकाल सकते हैं, 29 स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 841, और हमने क्या निकालना है एक्सटीरियर सरफेस एरिया इन स्क्वायर इंचेस ऑफ दिस बॉक्स। इस बॉक्स के कितने फेसेस हैं, लिड तो है नहीं, वैसे 6 होते हैं लेकिन लिड नहीं है, तो 5 फेसेस हैं, एक फेस का 841 है, तो हमारे पास 5 फेसेस का एक्सटीरियर सरफेस कितना होगा 841 इंटू 5, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 4205। ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का, 4205 स्क्वायर यूनिट्स। अच्छा जी, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 17 पे, व्हाट इज द सम ऑफ द सॉल्यूशंस टू द इक्वेशन। ये जो हमारे पास लाइंस हैं, ये इसका मतलब होता है मॉड्यूल। अगर फॉर एग्जांपल हमारा अंदर लिखा हुआ है -3, तो भी मॉड्यूल में हमारा आंसर क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव में देगा मॉड्यूल आंसर। अगर अंदर लिखा हुआ है सिर्फ 3, तो भी आंसर पॉजिटिव में देगा, तो मॉड्यूल हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव में देता है। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 9 इज इक्वल टू 63, वैसे का वैसा, और 45 जब प्लस हो रहा है जाके माइनस हो जाएगा, तो 63 माइनस 45, एक टाइम ज़रा हम कम कर लेते हैं, 63 माइनस 45 इज इक्वल टू 18। अच्छा जी, अब ये मॉड्यूल है, अब हमें तो पता नहीं है कि अंदर आंसर नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, तो मॉड्यूल को हम एक दफ़ा ऐसे ही लिख लेंगे, और एक दफ़ा हम इसका जो आंसर है उसको हम इक्वल टू -18 के साथ कर लेंगे। मतलब जो मॉड्यूल के साथ आंसर पॉजिटिव में भी आ सकता है, नेगेटिव में भी आ सकता है, तो जो भी हमारा मॉड्यूल से मॉड्यूल के बाहर जो भी आंसर आ रहा है उसको हम मॉड्यूल के अंदर जो चीज़ है उसको मॉड्यूल को रिमूव करके एक दफ़ा जो बाहर चीज़ है उसको इधर पॉजिटिव के साथ लिख लेते हैं, इधर नेगेटिव के साथ लिख लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि अंदर नेगेटिव है आंसर या पॉजिटिव है। तो ये x माइनस, अब ये मॉड्यूल का हमारे पास साइन ख़त्म हो जाएगा, तो x माइनस 9 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 18, और हमारे पास आ जाएगा x माइनस 9 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -18। तो जी -9 है और उधर 18 है, तो 18 माइनस 9 जाकर प्लस 9 हो जाएगा, तो 18 प्लस 9 एक्स इक्वल टू 27, और -9 जाकर प्लस 9 हो जाएगा, तो -18 प्लस 9
-18 + 9, कैलकुलेटर में करके देख लें बेशक। -18 + 9 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा आंसर -9। अच्छा जी, एक्स की वैल्यू हमारे पास एक आ गई 27, एक आ गई -29। उसने क्या पूछा है, सम ऑफ द सॉल्यूशंस, यानी एक्स की दोनों वैल्यूज का सम। तो 27 प्लस ब्रैकेट -9। अच्छा जी, 27 प्लस ब्रैकेट -9 इक्वल टू 27 -9। आंसर आ गया हमारे पास 18। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे पास आ गया 18। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर 18। अच्छा जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 92/3 पाई। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि इधर हमारे पास पाई आ रहा है, पाई। ठीक है, पाई का मतलब है कि हमने अपना जो कैलकुलेटर है वो हमने रेडियन मोड में करना है। इसका आंसर कैलकुलेटर जो हमने आंसर निकालना है वो हमारा कैलकुलेटर होना चाहिए रेडियन मोड में। रेडियन मोड में कैसे ऑन करेंगे, कैलकुलेटर को करेंगे ऑन, फिर हम दबाएंगे, उसमें शिफ्ट दबाएंगे, फिर दबाएंगे मोड का बटन। इसमें हम मेरे पास कैसियो FX 991 ES प्लस का कैलकुलेटर है, तो शिफ्ट दबाया, फिर मोड दबाया, फिर इसमें फोर्थ नंबर पे लिखा रहा है RAD यानी रेडियन, इसमें आपने 4 दबाया। फिर आप इसमें कैलकुलेटर पे लिखेंगे 92 पाई/3। तो ये आपको आंसर दे देगा -√3। आंसर क्या आ जाएगा, -√3। -√3 क्या है, ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर जो हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, -√3। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 19, विच एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू, ये जो इक्विवेलेंट टू लिखा हुआ है 4a/k प्लस 42a k, वेर k ग्रेटर देन 0। अच्छा जी, अब हमने बताना है कौन सा क्वेश्चन एक्सप्रेशन इसके इक्वल होगा। तो यार एलसीएम ले लेते हैं। 42a और उसके नीचे k है, और 42a के नीचे 1 है, तो k और 1 का एलसीएम क्या होगा, 1। और सॉरी k, तो 42a के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, 1, और 42a के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, के। ठीक है, ये रूल होता है कि जब भी एलसीएम लेंगे तो इसका जो डिनोमिनेटर है उसके दूसरे के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और दूसरे का डिनोमिनेटर पहले के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो आपस में डिनोमिनेटर हैं ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो के मल्टीप्लाई बाय 1 के। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आप आगे सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 42a प्लस 42a के मल्टीप्लाई बाय के स्क्वेयर ओवर के। अच्छा जी, अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 42a हमारे पास दोनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है, और इधर आ जाएगा 1 आ जाएगा, और इधर 42a उसका क्या बचेगा पीछे, के स्क्वेयर डिवाइडेड बाय वैसे का वैसा के। तो अगर हम इसको इक्वेशन को अपनी ओपन करके देखें तो 42a प्लस 42a के स्क्वेयर वही आ रहा है। तो अब देख लेते हैं किसमें आ रहा है, 84a/k नहीं, 84a के स्क्वेयर ओवर के नहीं, 42a ब्रैकेट k प्लस 1/2, के नहीं, के स्क्वेयर है हमारे पास, 42a ब्रैकेट k स्क्वेयर प्लस 1/k। ठीक है, ये बिल्कुल सेम आ रहा है, 42a इधर, 42a इधर, के स्क्वेयर प्लस 1 इधर, इधर 1 प्लस के स्क्वेयर या के प्लस 1 स्क्वेयर कुछ भी लिख लें वो सेम है, और नीचे डिनोमिनेटर में के। 19 का आंसर हमारे पास आ गया डी। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 20 के पास। अच्छा जी, x प्लस 4 होल स्क्वेयर प्लस y माइनस 19 स्क्वेयर इज इक्वल टू 121। द ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशन इज सर्कल इन द एक्स वाई प्लेन। ये सर्कल की इक्वेशन है। द पॉइंट ए कॉमा बी लाइज ऑन द सर्कल, विच ऑफ द फॉलोइंग द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए, पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम इसको हम जनरल इक्वेशन के बराबर करें, सर्कल की जनरल इक्वेशन के बराबर करें, तो सर्कल की जनरल इक्वेशन हमारे पास होती है x माइनस एच होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। ठीक है, और ये जो h और k होते हैं ये सेंटर के पॉइंट्स होते हैं हमारे पास। तो जी माइनस एच कोमा के, यानी माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स और माइनस एच इज इक्वल टू 4। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, आ जाएगी -4, और प्लस का प्लस, y की जगह y, और माइनस के इज इक्वल टू -19। तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 19। ठीक है जी, k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 19।
ओके। और उसके बाद आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 121, तो आर स्क्वेयर का अंडर रूट लें, आर आ जाएगा 121 का अंडर रूट क्या आएगा 11, तो आर हमारे पास क्या आ जाएगा 11, रेडियस हमारा 11 है, और हमारे पास जो सेंटर का पॉइंट है वो आ गया -4,19। अच्छा जी, तो हमारे पास उसने पूछी है ए की वैल्यू, ए यानी पहले लिखा हुआ है ए, यानी ए हमारे पास एक्स एक्सिस पे वैल्यू है, और जो बी है वाई एक्सिस पे वैल्यू है। हमने पूछा है ए की वैल्यू, ए की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, -4, तो सर्कल का ये हमारा सर्कल है, काफ़ी रफ बन गया है, एक मिनट दोबारा बना लेते हैं, बल्कि सर्कल ही बना लेते हैं। ये हमारे पास आ गया जी, सर्कल आ गया, ठीक हो गया, ये आ गया सर्कल, ये उसका सेंटर पॉइंट है क्या, -4,19, और ये हमारे पास आ गया उसका रेडियस, ठीक है, r इज इक्वल टू 11। तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू इस पे क्या आ सकती है, x पे -4 + 11 यानी 7, और मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है -4 - 11, 11 क्या है रेडियस, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है -15, -15 किधर होगी, इधर करके हमारे पास आ रही होगी -15, ये हमारी मिनिमम वैल्यू, और इधर करके हमारे पास आ रही होगी 7, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो 7 और -15 के बिटवीन ही आना चाहिए ए का, समझ गए। तो -16 तो और नीचे आएगा, -15 से आगे, तो ये तो गलत है। -14 ये ठीक है, ये कहीं इधर करके आ रहा होगा, ये ठीक है। 11 ये 7 से ऊपर है, इधर करके आ रहा होगा 11, ठीक है, ये भी गलत है। 19 ये इससे भी बड़ा है, तो ये इधर करके आ रहा होगा कहीं 19, ये भी सर्कल से बाहर है, तो हमने ऐसा पॉइंट निकालना है जो सर्कल के अंदर है, तो वो सिर्फ हमारा आ रहा है -14, 20 आंसर हमारे पास आ गया बी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 21, a rectangular prism has a height 9 inches, हाइट ये है, the length of a prism base x centimeter है, which is 7 inches more than the width of the prism base, which function v gives the volume in cubic inches in terms of length of the prism base। ठीक है, वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम क्या होता है प्रिज्म का लेंथ इंटू बेस इंटू हाइट, इट, लेंथ हमारे पास क्या है x, ठीक है, x, बेस हमारे पास क्या है विच x क्या है विच इज 7 इंचेस मोर देन द विड्थ, बेस यानी विड्थ, तो जो लेंथ है वो 7 इंचेस ज़्यादा है विड्थ से, तो इसका मतलब है विड्थ क्या होगी हमारे पास x - 7। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास लेंथ 14 है, तो जो हमारे पास विड्थ है वो उससे 7 कम है, यानी लेंथ विड्थ से, फॉर एग्जांपल हमारे पास लेंथ है 2 सेंटीमीटर लेंथ है, तो जो हमारे पास सॉरी जो विड्थ है हमारे पास वो 2 सेंटीमीटर है, तो लेंथ क्या है 7 इंचेस मोर देन द विड्थ, तो लेंथ होगी 9। अगर विड्थ हमारे पास 4 है तो लेंथ होगी 4 + 7 11। अगर हमारे पास विड्थ 7 है तो लेंथ हमारे पास होगी 7 + 7 14। अगर हमारे पास विड्थ 10 है तो लेंथ हमारे पास होगी 10 + 7 17। तो हमारे पास x - 7 होगा विड्थ का, और हमारे पास हाइट उसने दी हुई है 9, तो इसको सिंप्लीफाई करवा लें तो 9 × x 9x, और x - 7 वैसे का वैसा, आगे मजीद सिंप्लीफाई कर देगा उसने कहा नहीं, ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा आंसर है। x × x + 9 × x + 7 गलत, x × x + 9 x - 7 गलत, 9x × x + 7 नहीं, 9x × x - 7 डी, 21 का आंसर हमारे पास आ गया डी। अच्छा जी, अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये सबसे टिकी क्वेश्चन है इसका। तो पूछा है द फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड बाय f(x) equal to a under root x plus b, where a and b are constants. In the xy plane, the graph of y is equal to fx passes through the point -24,0 and fx smaller than 0. Which of the following must be true? अब पूछ रहे कौन सा हमारा मस्ट बी ट्रू है। अच्छा जी, अब उसने हमें बता दिया कि हमें फंक्शन दे दिया एफ एक्स ये है, ए और बी कांस्टेंट है, और जब पास करता है द ग्राफ ऑफ एफ एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास करता है, और एफ 24 स्मॉलर देन 0 है, ये एफ एक्स है, यानी जो 24 है वो एक्स की जगह इनपुट हुआ है, तो अभी करके देख लेते हैं। ए अंडर रूट एक्स की जगह आ गया 24 प्लस बी, ये हमारा आ गया
स्मॉलर देन जीरो। अच्छा जी, अब जनरल नॉलेज क्या है कि अंडर रूट में हमारे पास कभी भी नेगेटिव टर्म नहीं आ सकती। अगर नेगेटिव टर्म आएगी तो वो हमारा इमेजिनरी चला जाएगा। फॉर एग्जांपल आप अंडर रूट -1 कर लो, मैथ्स एरर दे रहा है कैलकुलेटर। अंडर रूट -2 कर लो, मैथ्स एरर। -10 मैथ्स एरर। तो अंडर रूट हमेशा तो होना चाहिए पॉजिटिव। तो ये जो हमारा अंडर रूट 24 प्लस बी है, ये तो होगा हमारा हमेशा पॉजिटिव। लेकिन ए अंडर रूट 24 स्मॉलर देन जीरो यानी नेगेटिव, तो ए हमारा नेगेटिव होना लाजमी है। तो इसका क्या मतलब है कि अंडर 24 प्लस बी पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, इसलिए तो पूरा ए अंडर रूट 24 प्लस बी ये आ रहा है हमारा स्मॉलर देन जीरो। फॉर एग्जाम्पल अंडर 24 प्लस बी आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल 2 आ रहा है, और ये हमारा जो ए है वो है -1, तो आंसर हमारा आ जाएगा -2 यानी स्मॉलर देन जीरो है। तो ये कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब है ए हमारी नेगेटिव टर्म है और ये हमारी पॉजिटिव टर्म है। अच्छा जी, अगला, द ग्राफ पासिस थ्रू -24, -24, का मतलब है कि x की जगह आ गया -24 प्लस बी, और एफ एक्स यानी हमारा y, एफ एक्स ये उसने बताया हुआ है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो एफ एक्स यानी y हमारे जीरो आ रही, तो एफ एक्स हमारा जीरो होगा। ये हमारा इक्वल टू क्या आ रहा है, ये हमारा आ रहा है इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। अच्छा जी, अब जो हमारा ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी वो हमें बताती है कि या तो ए इक्वल टू ज़ीरो होगा, या तो -24 प्लस बी अंडर रूट इज इक्वल टू जीरो होगा। लेकिन हमें पहले पता चल गया कि ए तो नेगेटिव है, यानी जो ए है ये तो स्मॉलर देन जीरो है, तो ए तो इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि ये इक्वल टू जीरो है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इधर स्क्वायर ले लेंगे, इधर स्क्वायर ले लेंगे। तो इधर स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट हमारा खत्म हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा -24 प्लस बी इक्वल टू जीरो का स्क्वायर जीरो, और -24 उधर चला जाएगा, तो बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 24। बी की वैल्यू हमारे पास आ गई, बी आ गया 24, और ए का हमें पता चलेगा कि ए हमारा नेगेटिव है यानी स्मॉलर देन जीरो। तो ये कुछ भी होता है, -1, -2, -3। तो कह रहा है एफ जीरो इक्वल टू 24, नहीं ये तो हमने नहीं फाइंड किया। एफ जीरो इक्वल टू -24 हमने ये भी नहीं करके देखा, क्योंकि हमारे पास ए की अगर हम एफ जीरो डाल दें, एक्स की का जीरो डाल दें, बी का 24 डाल देंगे, तो ए अंडर रूट 24। लेकिन हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास ए की वैल्यू नहीं है। हमें सिर्फ ये पता है ए स्मॉलर देन जीरो है, ए की वैल्यू नहीं पता। ए ग्रेटर देन बी गलत है, क्योंकि ए स्मॉलर देन जीरो है यानी ए नेगेटिव है, और बी हमारे पास आ गया 24, तो बी हमारा बड़ा है ए से। तो ये कह रहा है पार्ट सी कह रहा है ए बड़ा है बी से, नहीं पार्ट डी ए स्मॉलर देन बी, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि बी 24 है और ए नेगेटिव है, तो ए हमेशा बी से स्मॉल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है हमारे पास डी। इस तरह हमारे पास ब्लू बुक का डिजिटल सेट की ब्लू बुक का प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 5 का मैथ्स का मॉड्यूल नंबर 1 हमारा सॉल्व होगा। सारे के 22 क्वेश्चन। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।